स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 3 नवंबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि आखिर बिहार में अगला सीएम कौन बनेगा, क्योंकि ताजा सर्वे ने तेजस्वी के लिए खुशखबरी लेकर के आई है। वहीं पर नीतीश और प्रशांत किशोर की का हाल क्या है, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। दरअसल ताजा सर्वे के नतीजों में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के लिए अच्छी खबर है। महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव इस सर्वे में सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री की रेस में नंबर 1 पर है। वहीं पर एनडीए के नेता और मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नंबर उनके बाद है। वहीं पर पहली बार बिहार के चुनावी मैदान में उतरी जनसुराज पार्टी चिराग पासवान, सम्राट चौधरी का भी नाम लोकप्रिय सीएम कैंडिडेट की लिस्ट में शामिल है। इस सर्वे में लोकप्रिय मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में तेजस्वी यादव को 33% लोगों ने पसंद किया है। वहीं पर दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार का नाम शामिल है, जिन्हें 29% लोगों ने पसंद किया है। इसके बाद 10% अंक हासिल करके चिराग पासवान और प्रशांत किशोर है। वहीं पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को इस सर्वे में 9% लोगों ने पसंदीदा सीएम कैंडिडेट माना है। दोस्तों बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर तेजस्वी यादव ने अपने भाई के खिलाफ चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के खिलाफ ही चुनाव प्रचार किया है। दरअसल बात यह है कि बिहार के वैशाली की हॉट सीट महुआ में पहली बार अपने पार्टी राजद के प्रत्याशी मुकेश रोशन के प्रचार में पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। लोगों से कहा कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई आए या फिर जाए, आप लोग लालटेन जलाकर ही यहाँ से भेजें। महुआ से लालू के बड़े लाल और तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव पार्टी से निकाले जाने के बाद अपनी पार्टी जेजेडी से यानी कि जनशक्ति जनता दल से चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के खिलाफ तेजस्वी महुआ में चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, मगर तेजस्वी ने यह साबित कर दिया है कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पार्टी ही माँ बाप होता है और लालू जी ने मुकेश रोशन को टिकट दिया है, इसलिए आप लोग कोई कंफ्यूजन में नहीं रहें और चुपचाप लालटेन को जिता करके तेजस्वी का हाथ मजबूत करें। बहरहाल महुआ में तेजस्वी अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के खिलाफ ही अपने पार्टी का प्रचार में आकर के ये तो साबित कर दिया है कि पार्टी से बड़ा ना तो उनका परिवार है और ना ही भाई है। अब देखना होगा कि तेज प्रताप अपने छोटे भाई के खिलाफ राघोपुर में जाकर के क्या गुल खिलाते हैं। दोस्तों जिनकी अभी शादी नहीं हुई है उनको लेकर के तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कह दी है। दरअसल बिहार के वैशाली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने रोजगार, अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वर्तमान सरकार को घेरा। उन्होंने अपनी सरकार बनने पर 20 महीने में 20 साल से अधिक काम करने का दावा किया है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि पिछले 20 सालों में वैसे समाज पर हमले और हत्याएं बढ़ी है, जबकि सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि पहले के किसी शासनकाल में इतनी हिंसा नहीं हुई है। तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि उनकी सरकार आने पर सभी अपराधी जेल में होंगे। उन्होंने याद दिलाया है कि उन्हें 2 बार उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला और उन्होंने इसे साबित करके दिखाया है। तेजस्वी यादव के अनुसार जब उन्होंने पिछली बार 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कही थी तो उनके चाचा ने इसे असंभव बताया था। हालांकि उन्होंने कम समय में लगभग 5 लाख लोगों को विभिन्न विभागों में नौकरियां दी है। जी हां, तेजस्वी यादव ने दोहराया है कि जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने वर्तमान सरकार द्वारा महिलाओं के खाते में भेजे गए 10,000 रुपए की योजना पर सवाल उठाते हुए कहा, परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी मिलने का लाभ आजीवन मिलता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि बिहार में कोई काम बिना घूस के नहीं होता है और भ्रष्टाचार और फिर अफसरशाही चरम पर है, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसके बजाय सरकार के गलत नीतियों वाले विपक्षियों को फंसा करके जेल भेजा जाता है। वहीं पर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि दिल्ली से बैठ करके सरकार चलाई जा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रतिवर्ष 1 करोड़ नौकरी देने के वादे पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि बीते 11 वर्षों में उन्होंने कितनी सरकारी नौकरियां दी है। ये पहले सवाल का जवाब दीजिए।
दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बिहार के सारण के छपरा विधानसभा सीट से महागठबंधन समर्थित राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि जब कभी भी राजनीति पर संकट आई तो फिर बिहार ने देश को दिशा दिखाने का काम किया है। एक बार फिर से संकट है जिसे बिहार की जनता बचाएगी। उन्होंने कहा है कि जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर युवाओं का पलायन नहीं होगा बल्कि भाजपा पलायन कर जाएगी। उन्होंने कहा कि खेसारी जीतेंगे तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, महिलाओं को सम्मान मिलेगा। उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ी है और फिर सरकार जीएसटी का उत्सव मना रही है, जबकि इसी सरकार ने जीएसटी लगाई थी। अखिलेश यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनी तो फिर हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी और फिर रोजगार से जोड़ा जाएगा। उन्होंने खेसारी लाल यादव के पक्ष में मतदान करने के लिए अपील की है। बेटा है, घर से निकाला है, दिल से थोड़ी ना निकाला है। दरअसल ये कहना है राबड़ी देवी का। राबड़ी देवी तेज प्रताप यादव के लिए ये बात कही है। दरअसल बात है कि अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को घर और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इसके बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी बनाई है और महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बीच तेज प्रताप यादव की मां और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने तेज प्रताप यादव को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि घर से भले निकाल दिया है लेकिन बेटा दिल में है। एक न्यूज चैनल से राबड़ी देवी बात कर रही थी। इसी दौरान उनसे पूछा गया है कि आपके दो बेटे अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, घर में ही लड़ाई है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? इसके जवाब में राबड़ी देवी ने कहा है कि मां से तो बेटा है, मन से थोड़ी निकाला है, पार्टी या फिर घर से लोग निकाल दिया है या दिल से थोड़ी निकाला है, ठीक है लड़ रहा है। इसके बाद पत्रकार ने पूछा है कि क्या आप तेज प्रताप यादव का प्रचार करने जाएंगी? इसके जवाब में राबड़ी देवी ने कहा है कि नहीं, प्रचार करने नहीं जाएंगे, लेकिन मन में है, दिल में है, वो अपना अलग लड़ रहा है, उसको भी हक है पूरा बिहार घूमने का। जब उसको कौन छीन लेगा? वह जीते अपने पैर पर खड़ा हो रहा है। इससे पहले लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने तेज प्रताप यादव की जीत की कामना की थी। राघोपुर विधानसभा सीट पर तेजस्वी यादव के लिए रोहिणी आचार्य ने चुनाव प्रचार किया। इस दौरान मीडिया ने उनसे तेज प्रताप यादव को लेकर भी सवाल पूछा, तो इस पर रोहिणी आचार्य ने कहा कि वे भी मेरा भाई है और फिर बड़ी बहन होने के नाते मैं उसे भी जीत का आशीर्वाद देती हूँ। अपने भाई को बहन हमेशा खुश ही देखना चाहती है। दोस्तों, बिहार के गया में इमरान प्रतापगढ़ी ने दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और नीतीश कुमार रिटायर हो जाएंगे। दरअसल बातें हैं कि राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी एनडीए पर जमकर के हमला बोला है। उन्होंने बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर के हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चाय बेचने वाला रेल बेच रहा है, तेल बेच रहा है, हवाई अड्डा बेच रहा है। देश के गृह मंत्री कहते हैं कि बिहार में फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन नहीं है, लेकिन वे अडानी को 1 रुपए कई हजार एकड़ जमीन दे दी है। बिहार वासियों के लिए शर्म की बात होगी। इस संबंध में मीडिया से इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, बिहार का युवा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, नीतीश कुमार रिटायर होने वाले हैं। जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी रिटायर हुए हैं, उसी प्रकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रिटायर होने वाले हैं। बिहार को नए युवा सीएम मिलेगा। उन्होंने कहा है कि हमने जो वादा किया है उसे सरकार पूरा करेगी। हमारी सरकार जुमला वाला वादा नहीं करती है। जिस तरह से मोदी जी ने जुमला दिया है, महागठबंधन की सरकार जुमला नहीं करती है। बिहार में एनडीए गठबंधन बाहर जा रही है, महागठबंधन की सरकार आ रही है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। पूरे बिहार में गोलियां चल रही है, लाशें बिछ रही है। जनता महागठबंधन पर भरोसा जता रही है, तेजस्वी यादव पर भरोसा जता रही है, राहुल गांधी पर भरोसा जता रही है। यह कहना है इमरान प्रतापगढ़ी का। दोस्तों, बिहार के मौसम में बदलाव साफ तौर से देखने को मिल रहा है। मोन्था तूफान के असर से लगातार 4 दिनों तक हुई बारिश के बाद अब मौसम में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। जब बिहार के कई इलाकों में रुक रुक करके हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों ने ठंड का अनुभव लिया। दिन और रात के तापमान में ज्यादा अंतर नहीं रहा। हालांकि अब बारिश की गतिविधियां कम हो रही है और फिर मौसम विभाग ने आज आसमान साफ होने के साथ धूप निकलने का अनुमान जताया है। इसके चलते दिन के तापमान में बढ़ोतरी, जबकि रात में ठंडक बढ़ने की संभावना है। सबसे राहत भरी बात यह है कि लगातार हुई बारिश से अब बिहार की आबोहवा पूरी तरीके से साफ हो गई है। जब बिहार का मौसम मिश्रित रहने की संभावना है। बिहार मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अधिकांश इलाकों में बादल छाए रहेंगे और फिर पछुआ हवा 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से चल सकती है। कई जिलों में बहुत हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान
अनुमान है। हालांकि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और फिर औरंगाबाद को छोड़कर के कई जिलों में बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं पर मौसम विभाग के अनुसार बिहार में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जो कि 18 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। वहीं पर अगले 72 घंटे में अधिकतम तापमान में 3 से 6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का अनुमान है। 2 नवंबर के बाद करीब 1 सप्ताह तक दिन का तापमान बढ़ेगा, जबकि सुबह और फिर रात में ठंड का एहसास बढ़ेगा। वहीं पर विशेषज्ञों का कहना है कि अब आसमान साफ रहेगा और फिर हवा में नमी बढ़ने का कारण मौसम शुष्क रहेगा। इससे लोगों को दिन में हल्की गर्मी और फिर शाम के बाद गुलाबी ठंड का एहसास होगा। दोस्तों, जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता दुलार चंद्र यादव की जान जाने के मामले पर जेडीयू के उम्मीदवार अनंत कुमार सिंह की गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की प्रतिक्रिया सामने आई है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि ये नीतीश कुमार के बिहार का सुशासन है, किसी को गलत तरीके से फंसाया नहीं गया है और किसी को बख्शा भी नहीं गया है। कानून अपना काम करता है और फिर कानून अपना काम कर रहा है। उनकी ये टिप्पणी 6 नवंबर को पहले चरण के मतदान से कुछ दिन पहले बिहार में बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच आई है। इसी तरह की भावनाओं को दोहराते हुए जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि इससे साबित होता है कि बिहार में कानून का राज कायम है। जाति या राजनीतिक दल चाहे किसी की भी वर्ग का हो, अगर कोई भी अपराध में संलिप्त पाया जाता है तो फिर प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करता है, जबकि राजद के शासनकाल में ऐसा नहीं होता था। वहीं पर तेजस्वी यादव ने अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद एनडीए को घेरा है। उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही सभी अपराधी जेल जाएंगे। आपको बता दें कि पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा के अनुसार मोकामा से जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह को स्थानीय कद्दावर नेता और फिर पूर्व राजद नेता 75 वर्षीय दुलार चंद यादव की जान जाने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों, इस बार के बिहार चुनाव में पकौड़ा जलेबी की पूछ बढ़ गई है। नेता छोटी छोटी दुकानों पर पकौड़ा तल करके तो फिर कभी जलेबी में छान करके जनता से कनेक्ट होने की जुगत लगा रहे हैं। पहले लालू के लाल तेज प्रताप यादव ने जलेबी बनाई तो फिर केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव के चुनाव क्षेत्र राघोपुर में खुले चौक पर पकौड़ा तल करके दिखाया। एक समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पकौड़े तलने वाले बयान पर सियासी बवाल मचा था। नित्यानंद राय हाजीपुर में आयोजित चुनावी जनसभा के बाद हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार अवधेश सिंह और फिर राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार सतीश राय के पक्ष में जनसंपर्क कर रहे थे। इसी दौरान एक दुकान पर उनकी नजर गई। वैशाली जिले के विदुपुर रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक मिठाई की दुकान में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पकौड़े तलते नजर आए। जब उनका ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नित्यानंद राय जनसंपर्क करने के लिए विदुपुर स्टेशन की तरफ शनिवार की रात गए थे। वैशाली में उनका धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। नित्यानंद राय ने कहा है कि इस बार राघोपुर में एनडीए कैंडिडेट की ही जीत होगी। तेजस्वी यादव पर कई तरह के आरोप हैं। उनके माता पिता के राज में लोग अपराध से परेशान थे, जहाँ उस समय मुख्यमंत्री आवास में अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था। इस बार राघोपुर की जनता तेजस्वी यादव को अपना समर्थन नहीं देगी। दोस्तों, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बिहार के कई विधानसभा चुनावों को खास बताते हुए कहा कि ये चुनाव न केवल बिहार बल्कि बिहारियों के भविष्य का चुनाव है। उन्होंने बिहार के लोगों से अपील करते हुए कहा कि आपने 20 सालों तक एनडीए की सरकार देख ली है, अब ऐसी सरकार चुनिए जो आपके विषय में सोचे। जसनफ मल्लाह के नाम से चर्चित मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार के युवाओं को आज भी शिक्षा और रोजगार के लिए अन्य प्रदेशों में जाना पड़ता है, जहाँ उस समस्या को दूर करने के लिए किसी भी सरकार के लिए 20 साल बड़ा वक्त है, लेकिन ये सरकार यहाँ के लोगों के लिए कभी सोच ही नहीं सकती। उन्होंने कहा कि सिर्फ यहाँ सत्ता बचाने और फिर कुर्सी का खेल चलता रहा है। ऐसे में बिहार के लोगों को क्या मिला, इसी सवाल को लेकर के उन्होंने लोगों से वोट देने की अपील की है। मुकेश सहनी ने कहा कि ये सरकार अब दिल्ली के रिमोट से चल रही है। ऐसे में ज़रूरत है कि ऐसी सरकार बने जो बिहार की राजधानी पटना से चले। उन्होंने कहा कि हमने गरीबी झेली है, जो गरीबों के दर्द का एहसास है। हकीकत यह है कि पिछले 12 सालों से हम गरीबों की आवाज़ को उठा रहे हैं। उन्होंने लोगों को भरोसा देते हुए कहा कि महागठबंधन की सरकार गरीबों, पिछड़ों और फिर वंचितों की सरकार होगी। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के हाजीपुर में आगामी चुनाव के लिए एनडीए के अभियान के तहत एक रैली को संबोधित किया। अमित शाह ने एनडीए गठबंधन की ताकत पर जोर दिया है और इसकी तुलना 5 पांडवों से की है और कहा है कि ये गठबंधन राज्य में जंगल राज की वापसी को रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित है। अमित शाह ने एनडीए गठबंधन की एकता और फिर मजबूती पर प्रकाश डाला है, जिसमें भाजपा, चिराग पासवान की पार्टी और फिर अन्य शामिल है। वहीं पर अमित शाह ने कहा है कि बिहार के चुनाव में एनडीए का गठबंधन 5 पांडवों की तरह पूरी ताकत के साथ चुनावी समर में उतरा है।
दोस्तों खगड़िया शहर के जैन नीति मैदान में कांग्रेस नेता लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर चंदन यादव के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी मौजूद थे। जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संबोधित करते हुए कहा कि दूध, मछली, मक्का का फायदा बिहार के लोगों और फिर किसानों को मिले, न कि अडानी के कारखाना बिहार में खुले। उन्होंने कहा कि नीतीश जी सरकार नहीं चलाते हैं। नीतीश जी के 3-4 साइड में बैठे ऑफिसर दिल्ली से नरेंद्र मोदी के आदेश से लेते हैं। उन्होंने केंद्र और फिर बिहार सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है, मगर अडानी जी को जितनी जमीन चाहिए मिलेगी। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि हिंदुस्तान का सारा धन अडानी के पास हो। हम चाहते हैं कि दूध, मक्का, मछली का लाभ बिहार के लोग और फिर किसानों को मिले। बिहार की युवा मजदूरी के लिए अन्य प्रदेश जाते हैं। हम प्रदेश में बिहार के युवा मजदूरी करते हैं। हर प्रदेश में बिहार की युवा मजदूरी करते हैं। नीतीश और फिर मोदी जी कहते हैं कि बिहार को बदलना चाहते हैं। आपने बिहार को बदल दिया, मजदूर बना दिया है बिहार को। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री और फिर भाजपा पर तीखा हमला बोला और फिर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे का इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक दलों के नेता लगातार जनता के बीच है। पहले चरण के मतदान में फिलहाल बहुत कम वक्त बचा है और फिर ऐसे में विभिन्न दलों के नेता जनता को अपनी बातों से लुभाने में जुटे हुए हैं। वहीं पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर के कहा कि पहले अपराधी घूमते थे और आज कानून काम करता है। उन्होंने दावा किया है कि बिहार की कानून व्यवस्था को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। साथ ही साथ कहा है कि बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास हुआ है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार को लेकर के कहा है कि आज फैक्ट्री लगना शुरू हुआ है क्योंकि इसे ट्रैक पर लाया गया है। पहले तो अपराधी घूमते थे, आज कानून काम करता है। उन्होंने कहा है कि बड़े से बड़े लोगों को भी जेल के अंदर डालने का काम किया गया है। वहीं पर सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में सुशासन नीतीश कुमार जी ने स्थापित किया है। बिहार में ऐसी व्यवस्था थी कि दरभंगा में कोई रात 12 बजे के बाद नहीं निकलता था। जब पहले लोग इंतजार करते थे कि सुबह होगी तो फिर 5 बजे पटना जाएंगे, लेकिन आज नीतीश जी और मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था की है कि रात के 12 बजे भी कोई भी इमरजेंसी पड़ जाए तो पटना निकलने में कोई भी रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि कोई कानून व्यवस्था को चैलेंज नहीं कर सकता है। हमारी पुलिस काम कर रही है। दोस्तों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खगड़िया जिले के परबत्ता विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। उन्होंने लोगों से एनडीए उम्मीदवार को वोट देने की अपील की है। जहां अपने संबोधन में फडणवीस ने कहा कि राजद के साथ रहने वाले देश के शहजादे राहुल गांधी छठी मैया का भी मजाक उड़ाते हैं। जब फडणवीस ने कहा है कि ऐसे लोगों के प्रत्याशी को वोट नहीं देना है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन उनके लालटेन में तेल नहीं है। उन्होंने कहा है कि बिहार की तकदीर और फिर तस्वीर एनडीए ही बदलेगा। बिहार में केवल और केवल चमकता चिराग नीतीश और मोदी जी का चलेगा, तेजस्वी और राहुल गांधी का नहीं। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से मौसम खराब रहने के चलते बिहार विधानसभा के चुनाव के प्रचार में परेशानी हो रही थी। जब मौसम साफ होने के बाद सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में लग गई है। इसी क्रम में राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने गयाजी में महागठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया और फिर लोगों से वोट देने की अपील की है। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि बिहार की जनता ने सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है। सचिन पायलट ने महागठबंधन के प्रत्याशी मोहन श्रीवास्तव को भारी मतों से जिताने की अपील की है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि भाजपा जेडीयू एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में झूठे वादे करके बिहार की भोली भाली जनता का वोट ठगने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बिहार की जनता ने इस बार परिवर्तन का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को सिर्फ कुर्सी से मोह है, वरना बिहार के लोगों के नाखून कटवा करके दिल्ली भेजने के बाद वापस भाजपा के साथ नहीं जाते। सचिन पायलट ने कहा है कि आज पूरा देश बिहार चुनाव की ओर देख रहा है। 20 साल से इस प्रदेश में जो हालात उत्पन्न हुए हैं वे किसी से छिपे हुए नहीं हैं। जब पिछले चुनाव में प्रदेश की जनता से जो भी वादे किए गए वे आज तक पूरे नहीं हुए हैं। दोस्तों समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मुरादाबाद में एक निजी कार्यक्रम में बिहार चुनाव प्रचार में न जाने के सवाल पर कहा कि वहां जाने के लिए मेरे पास सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। जो सुरक्षा दी गई थी वह वाई श्रेणी की दी गई थी। इसके लिए मैंने लिख कर के मांगा था कि क्यों दी गई, जब पूरी तरीके से दीजिए। वाई के अलावा मैंने कुछ और कहा था, खैर वह तो पुरानी बात है। आजम खान ने आगे कहा कि कहा यह जा रहा है कि बिहार में जंगल राज और जंगल राज में अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है। उम्मीद ये करता हूँ
कि वहाँ का जंगल राज जल्द ख़त्म होगा और उससे ज़रूरी यह है कि आपके माध्यम से भी मेरी बात पहुँचेगी, जैसी मेरे पहुँचने पर होती है। कमज़ोरों और फिर अक़लियतों का वोट बांटना नहीं चाहिए। मैं बिहार के लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे जिस्म को तकसीम करना चाहते हो, जो कभी जुड़ नहीं सकते तो फिर तुम भी तकसीम हो जाना, वरना एक साथ रहना और फिर लोकतंत्र को बचा रखना। आजम खान ने कहा है कि जज्बाती नारों पर मत जाना, किसी के धोखे में मत आना, ये देखो फ़ायदा बंटने में है या फिर एक साथ रहने में। वहीं पर पीडीए में एम की बात उठाने वाले ओवैसी के सवाल पर उन्होंने कहा कि अब ये उनका कहना है, उनसे पूछिए, जो मेरा कहना है मैंने बता दिया है। वहीं पर बिहार में मुस्लिम को डिप्टी सीएम बनाने की मांग पर उन्होंने कहा कि हमारे सामने पीएम सीएम डीएम ये कोई समस्या नहीं है, जब हमारे राष्ट्रपति भी रहे हैं, लेकिन बस नाम। हम चाहते हैं कि पहले हमारा मुल्क बचे, ओहदे तो बाद में बात की चीज़ है। इंसानियत बचे, हैवानियत का खात्मा हो, जुर्म और बर्बरियत जाती रहे, इंसानियत का बोलबाला हो, कानून के नाम पर धोखा फरेब ना हो, हम ये चाहते हैं। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने लालू परिवार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी अपने भाई का नहीं हुआ तो फिर मुसलमानों का क्या होगा। सीमांचल में सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के बंगाली चौक और फिर ठाकुरगंज के तुलसिया में चुनावी रैलियां की और विपक्षी दल पर जमकर के निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी ने लालू यादव के छोटे बेटे और महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव पर भी तीखा हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जो लोग वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक रहे हैं वह मुसलमानों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। वहीं पर तुलसिया हाई स्कूल मैदान में एक सभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव और फिर नीतीश कुमार दोनों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पारित कानून बिहार में कैसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसके खिलाफ कोर्ट में लड़ाई चल रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि वक्फ कानून के जरिए कब्रिस्तानों, मस्जिदों और फिर इमामबारों की जमीन हड़पने की साजिश रची जा रही है और फिर नीतीश कुमार ने भी इस कानून का समर्थन किया है। अगर 3% हिस्सेदारी वाला कोई उप मुख्यमंत्री बन सकता है तो फिर 17% हिस्सेदारी वाला कोई मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। असदुद्दीन ओवैसी ने भीड़ से कहा है कि सीमांचल को न्याय मिलने तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने सवाल किया है कि अगर 3% हिस्सेदारी वाले नाविक का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता है तो फिर 17% हिस्सेदारी वाले मुसलमान का बेटा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी यादव सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं और फिर उन्हें फेंक देते हैं। वहीं पर तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अगर वह अपने भाई के लिए खड़े नहीं हुए तो फिर मुसलमान का क्या होगा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी ने एआईएमआईएम से अलग हुए 4 विधायकों में से 3 को टिकट नहीं दिया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि तेजस्वी सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करते हैं। उन्होंने ज़रूरत से पड़ने पर हमारे विधायकों को तोड़ा है, अब उन्हें टिकट भी नहीं दिए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने लालू और फिर नीतीश कुमार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि लालू और नीतीश के राज में बिहार में 35 सालों से जंगल राज चल रहा है। दोस्तों, पूर्णिया जिला के अमोड़ विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अब्दुल जलील मस्तान को लेकर के एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। वजह है उनका चुनावी एफिडेविट, जिसमें उन्होंने अपनी पढ़ाई को लेकर के ऐसा दावा किया है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। जब बिहार के पूर्णिया जिले की अमोड़ विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अब्दुल जलील मस्तान को लेकर ये चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जब विधायक जी के एफिडेविट के मुताबिक उनका जन्म 1 जनवरी 1958 को हुआ और उन्होंने 1963 में यानी कि सिर्फ 5 साल की उम्र में मैट्रिक पास कर लिया। इतना ही नहीं, 1965 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा भी पास कर ली। ये जानकारी किसी अफवाह पर नहीं बल्कि उन्हीं के बार बार दिए गए एफिडेविट पर आधारित है। अब्दुल जलील मस्तान 1985 से लगातार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते आ रहे हैं और 2015 में 6ठी बार विधायक बने। जब महागठबंधन की सरकार बनी तो उन्हें नीतीश सरकार में आबकारी मंत्री बनाया गया था। दिलचस्प बात यह है कि 2004 के लोकसभा चुनाव से लेकर के 2025 के विधानसभा चुनाव तक उनके सभी एफिडेविट्स में यही जानकारी दर्ज है कि उन्होंने 1963 में मैट्रिक और 1965 में इंटर किया है। सवाल ये उठता है कि जब एक साधारण नागरिक से भी एफिडेविट की सटीक जानकारी मांगी जाती है तो फिर आखिर नेताओं के ऐसे दस्तावेज बिना जांच कैसे स्वीकार कर लिए जाते हैं। यह खबर अब लोगों के बीच बहस का मुद्दा बन चुका है। अमोड़ विधानसभा क्षेत्र के एआईएमआईएम उम्मीदवार प्रदेश अध्यक्ष एआईएमआईएम के अख्तर उल इमान ने कहा कि जलील मस्तान का ये कृत्य चुनाव आयोग की धज्जियां और फिर शिक्षा व्यवस्था का मजाक उड़ाता है। चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेकर के अब्दुल जलील मस्तान पर
त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ लोग मान रहे हैं कि विधानसभा की वेबसाइट पर जन्मतिथि गलत दर्ज है, लेकिन अगर एफिडेविट में लिखी उम्र को देखें तो फिर जन्मदिन सही से साबित होता है। उदाहरण के तौर पर 2004 में उनकी उम्र 48 साल लिखी गई है, जबकि जन्म साल 1958 से यही उम्र बनती है। 2010 में 52, 2015 में 57, 2020 में 62 और 2025 में 67 साल उम्र लिखी गई, जो गणना के हिसाब से सही बैठती है। इसका मतलब यह है कि वेबसाइट की जानकारी और एफिडेविट दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सीमांचल की जमीन पर एक बार फिर से वही पुराना राग छेड़ा जा रहा है, घुसपैठिए निकालो। बीजेपी के सीमांचल प्रभारी और फिर पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने हाल ही में किशनगंज जिले के झोरागच में एक बयान दिया है कि यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा विकास नहीं बल्कि घुसपैठिए है और घुसपैठिए को बाहर निकालना है। मगर सवाल यह है कि आखिर हर चुनाव में सीमांचल के लोगों को घुसपैठिया बता करके कब तक अपमानित किया जाएगा, ये सवाल है। वहाँ पर बीजेपी नेता हर बार सीमांचल की धरती पर आते हैं, अलग अलग नेता आते हैं, कैमरे के सामने खड़े होकर के देशभक्ति की दुहाई देते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ की टूटी सड़कें, अधूरे पुल, बदहाल अस्पताल और बेरोजगारी की तस्वीर पर भी कभी भी बात नहीं करते हैं। रमेश बिधूड़ी ने कहा कि सीमांचल में घुसपैठिए है जिन्हें बाहर निकालना जरूरी है, मगर हकीकत यह है कि सीमांचल के गाँव में जो लोग रहते हैं वही है जिनके पुरखे पीढ़ियों से इसी मिट्टी में खेती करते आए हैं, इसी मिट्टी में दफन हुए हैं। अगर बिधूड़ी जैसे नेता कभी इन इलाकों में बिना मीडिया टीम के पैदल चले तो देखेंगे कि असली मुद्दा कौन है या क्या असली मुद्दा है। यह सड़कें जिनका नाम तक नहीं लिया गया, पुल जो बरसों से अधूरे पड़े हैं, बच्चे जो स्कूल से ज्यादा खेतों में दिखते हैं और अस्पताल जो सिर्फ बोर्ड तक सिमट चुके हैं। सीमांचल का हर जिला किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया विकास की रफ्तार से कोसों दूर है। यहाँ हर चुनाव में नेता आते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा का भाषण देते हैं और फिर चले जाते हैं, सीमांचल को संदेह में छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन ये इलाका सिर्फ सीमा नहीं, बिहार की रीढ़ है। यहाँ की जनता ने हर सरकार पर भरोसा किया है, कभी नीतीश कुमार पर, कभी लालू पर, कभी मोदी पर, लेकिन नतीजा आज भी वही है, टूटी सड़कें, बेरोजगारी और पलायन। वहीं पर बीजेपी के नेता कहते हैं कि घुसपैठिए निकालेंगे तो विकास होगा, लेकिन सवाल यह है कि विकास कब होगा, क्योंकि ना पुल बना, ना फैक्ट्री लगी, ना स्कूल सुधरे, ना अस्पतालों में दवा आई, न ही पलायन रुके, न गरीबी मिटी, न शिक्षा में सुधार हुआ। घुसपैठ की राजनीति में मुद्दे बदल दिए गए मगर जिंदगी नहीं बदली है। ये सीमांचल के लोग घुसपैठिए नहीं है, मेहनतकश भारतीय नागरिक है। जब वे देश के हर हिस्से में मजदूरी करते हैं, टैक्स देते हैं और सीमाओं पर तैनात जवानों में भी यही इलाका अपना खून देता है। यहाँ के लोग अपना धर्म और फिर डर की राजनीति नहीं बल्कि काम और कल्याण की राजनीति चाहते हैं। वहीं पर रमेश बिधूड़ी जैसे नेताओं को चाहिए कि जब अगली बार सीमांचल आए तो घुसपैठिए का रटाया भाषण को छोड़ करके ये पूछे कि कितने पुल अधूरे हैं, कितने युवाओं के पास नौकरी नहीं है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सीमांचल की जमीन पर एक बार फिर से वही पुराना राग छेड़ा जा रहा है, घुसपैठिए निकालो। बीजेपी के सीमांचल प्रभारी और फिर पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने हाल ही में किशनगंज जिले के झोरागच में एक बयान दिया है कि यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा विकास नहीं बल्कि घुसपैठिए है और घुसपैठिए को बाहर निकालना है। मगर सवाल यह है कि आखिर हर चुनाव में सीमांचल के लोगों को घुसपैठिया बता करके कब तक अपमानित किया जाएगा, ये सवाल है। वहाँ पर बीजेपी नेता हर बार सीमांचल की धरती पर आते हैं, अलग अलग नेता आते हैं, कैमरे के सामने खड़े होकर के देशभक्ति की दुहाई देते हैं और फिर चले जाते हैं। यहाँ की टूटी सड़कें, अधूरे पुल, बदहाल अस्पताल और बेरोजगारी की तस्वीर पर भी कभी भी बात नहीं करते हैं। रमेश बिधूड़ी ने कहा कि सीमांचल में घुसपैठिए है जिन्हें बाहर निकालना जरूरी है, मगर हकीकत यह है कि सीमांचल के गाँव में जो लोग रहते हैं वही है जिनके पुरखे पीढ़ियों से इसी मिट्टी में खेती करते आए हैं, इसी मिट्टी में दफन हुए हैं। अगर बिधूड़ी जैसे नेता कभी इन इलाकों में बिना मीडिया टीम के पैदल चले तो देखेंगे कि असली मुद्दा कौन है या क्या असली मुद्दा है। यह सड़कें जिनका नाम तक नहीं लिया गया, पुल जो बरसों से अधूरे पड़े हैं, बच्चे जो स्कूल से ज्यादा खेतों में दिखते हैं और अस्पताल जो सिर्फ बोर्ड तक सिमट चुके हैं। सीमांचल का हर जिला किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया विकास की रफ्तार से कोसों दूर है। यहाँ हर चुनाव में नेता आते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा का भाषण देते हैं और फिर चले जाते हैं, सीमांचल को संदेह में छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन ये इलाका सिर्फ सीमा नहीं, बिहार की रीढ़
जाहिर है यहाँ की जनता ने हर सरकार पर भरोसा किया है, कभी नीतीश कुमार पर, कभी लालू पर, कभी मोदी पर, लेकिन नतीजा आज भी वही है, टूटी सड़कें, बेरोजगारी और पलायन। वहीं पर बीजेपी के नेता कहते हैं कि घुसपैठिए निकालेंगे तो विकास होगा, लेकिन सवाल यह है कि विकास कब होगा, क्योंकि ना पुल बना, ना फैक्ट्री लगी, ना स्कूल सुधरे, ना अस्पतालों में दवा आई, न ही पलायन रुके, न गरीबी मिटी, न शिक्षा में सुधार हुआ। घुसपैठ की राजनीति में मुद्दे बदल दिए गए मगर जिंदगी नहीं बदली है। ये सीमांचल के लोग घुसपैठिए नहीं है, मेहनतकश भारतीय नागरिक है। जब वे देश के हर हिस्से में मजदूरी करते हैं, टैक्स देते हैं और सीमाओं पर तैनात जवानों में भी यही इलाका अपना खून देता है। यहाँ के लोग अपना धर्म और फिर डर की राजनीति नहीं बल्कि काम और कल्याण की राजनीति चाहते हैं। वहीं पर रमेश बिधूरी जैसे नेताओं को चाहिए कि जब अगली बार सीमांचल आए तो घुसपैठिए का रटाया भाषण को छोड़ करके ये पूछे कि कितने पुल अधूरे हैं, कितने युवाओं के पास नौकरी नहीं है, कितनी बेटियां स्कूल जाने से वंचित है। क्योंकि सीमांचल को सुरक्षा का नहीं, सम्मान और फिर सुविधा का अधिकार चाहिए। सीमांचल सुरक्षित है पहले से, अब यहाँ चुनाव विकास के नाम पर होगा, डराने के नाम पर नहीं। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज में पोस्टल बैलेट फेसबुक पर अपलोड करने से एफआईआर दर्ज हुई है। जब मतदान प्रक्रिया प्रभावित करने के आरोप में ये मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव के बीच किशनगंज से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर पोस्टल बैलेट का मत मोबाइल से रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। इस घटना ने किशनगंज जिले में चुनावी प्रक्रिया की गोपनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मिल रही जानकारी के अनुसार ये मामला सदर थाना क्षेत्र का है। सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी सह सीईओ राहुल कुमार के बयान पर साजिद आलम, सादिक अनवर और फिर अन्य अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ शनिवार को एफआईआर दर्ज की गई है। जांच में पता चला है कि विधानसभा निर्वाचन के लिए 29 अक्टूबर से 1 नवंबर तक पोस्टल बैलेट से मतदान की प्रक्रिया निर्धारित केंद्रों पर चल रही थी। इसी दौरान कुछ व्यक्तियों ने अपने पोस्टल बैलेट पर डाले गए मत को मोबाइल से वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म फेसबुक पर अपलोड कर दिया। इस हरकत को चुनाव आचार संहिता और फिर मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन माना गया है। वहाँ पर अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की गतिविधियां मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने और फिर मतदाताओं की स्वतंत्रता पर असर डालने का प्रयास है। वहाँ पर मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर थाना में सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। वहाँ पर किशनगंज डीएम विशाल राज ने बताया है कि टाउन थाना में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जो भी सरकारी कर्मचारी या फिर व्यक्ति इस मामले में संलिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोचा धवन से बड़ा सियासी उलटफेर यहाँ पर देखने को मिला है। हालांकि ये सियासी उलटफेर 2 दिन पहले ही हो गया था, हम 2 दिन बाद आपको खबर दे रहे हैं। दरअसल आरजेडी छोड़ करके इजहार एसपी साहब एआईएमआईएम में शामिल हुए हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीमांचल की सियासत में ये बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जब कोचा धवन के मौजूदा विधायक मोहम्मद इजहार एसपी ने आरजेडी का दामन छोड़ करके एक बार फिर से एआईएमआईएम ज्वाइन कर लिया है। एआईएमआईएम से ही 2020 के चुनाव में ये विधायक बने थे, उसके बाद आरजेडी में चले गए थे। आरजेडी में टिकट ना मिलने के बाद ये फिर से वापस एआईएमआईएम में लौट आए हैं। आपको बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी किशनगंज में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सीमांचल में कहा जाए तो यहाँ पर कल उन्होंने इजहार एसपी के आवास पर मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया और लंबी चर्चा की। असदुद्दीन ओवैसी वहाँ पर लोगों से मुलाकात की, मगरिब की नमाज उन्होंने वहाँ पर अदा की इजहार एसपी साहब के आवास में। यहाँ पर इस नमाज की चर्चा भी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी इजहार एसपी के पीछे नमाज अदा की है। इजहार एसपी साहब इमाम बने थे और असदुद्दीन ओवैसी मुक्तदी। इसी के साथ ये तय हो गया है कि एसपी ने 2 साल बाद एआईएमआईएम की घर वापसी कर ली है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में इजहार एसपी ने कोचा धवन सीट से एआईएमआईएम के टिकट पर शानदार जीत दर्ज की थी। जब उस चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल की 5 सीटें जीत करके सबको चौंका दिया था। इजहार एसपी को मुस्लिम बहुल इलाकों में भारी समर्थन मिला था और फिर वे ओबीसी के सबसे भरोसेमंद चेहरों में गिने जाते थे। लेकिन जून 2022 में एआईएमआईएम को बड़ा झटका लगा था, जब उसके 5 में से 4 विधायक इजहार एसपी कोचा धवन से, शाहनवाज आलम जोकीहाट से, सैयद रुकनुद्दीन अहमद बाईसी से और अंजार नईमी बहादुरगंज से पार्टी छोड़ करके आरजेडी का दामन थाम लिया था। उस वक्त केवल अमोड़ के विधायक अख्तरुल ईमान एआईएमआईएम के साथ बने हुए रहे। इस बार महागठबंधन में सीट बंटवारे के दौरान आरजेडी ने कोचा धवन सीट से इजहार एसपी का टिकट काट दिया। बताया जा रहा है कि इसी नाराजगी के चलते इजहार एसपी ने फिर से एआईएमआईएम में वापसी का फैसला लिया है।